गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, मैं श्रीमती रितु अरोरा क्लास 11th की सिविक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिविक्स के खंड क का लेसन 9 पाठ 9 संवैधानिक जीवंत दस्तावेज इसका अध्ययन प्रारंभ किया था। आज उसी का सेकेंड वीडियो पार्ट 2। केवल 2 ही वीडियो इस चैप्टर के हैं, छोटा सा चैप्टर है। जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके थे, संविधान क्यों कैसे, ये उसी से संबंधित है कि संविधान को हम एक जीवंत दस्तावेज क्यों कहते हैं, एक लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं, ये उसी से संबंधित है। मतलब आज तक संविधान बनने के इतने वर्षों तक संविधान हमारे बीच में हर पल पल में मौजूद है, अर्थात संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की विधि स्पष्ट की गई है। यह विधि अपने आप में बताती है कि संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज बनाने का प्रयास किया है। जब परिवर्तित होती परिस्थितियों के अनुसार भारतीय संविधान को संवैधानिक संशोधन विधि द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, तो इस बारे में कोई शंका ही नहीं रह जाती कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। तो भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज सिद्ध करने वाले महत्वपूर्ण संशोधन क्या क्या संशोधन हुए हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। यह संवैधानिक जो संशोधन हुए हैं सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में हुए। ये बच्चों सबको मालूम है कि सामाजिक परिवर्तन ही राष्ट्रीय विकास का द्योतक होते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन राष्ट्रीय विकास का द्योतक होते हैं। सामाजिक परिवर्तन एक ऐसी सामाजिक क्रांति है जिसमें आर्थिक तथा राजनैतिक विकास की प्रक्रिया का सूत्रपात होता है। यानी ऐसे संशोधनों के माध्यम से विकास, चाहे राजनैतिक विकास हो, चाहे आर्थिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, सभी प्रकार का विकास संभव होता है। सामाजिक क्रांति से अभिप्राय केवल ये नहीं है कि प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था को बदलें, अभी तो व्यवस्था सरकार के हाथों से निकल करके सही अर्थों में साधारण जनता के पास आ जाए तथा उसी के अभिक्रम और निर्णय से संचालित। ऐसी व्यवस्था में शासन साध्य न होकर के साधन बन जाएगा और जनता शासित न होकर के शासक बन जाएगी। तो बच्चों, यही प्रमुख वजह है जिस वजह से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान वास्तव में देश के लिए एक जीवंत दस्तावेज। भारत में समाजवादी समाज की संरचना में सामान्य जन के नेतृत्व का विशिष्ट दायित्व भारतीय संसद के कंधों पर ही है। सामाजिक क्रांति के अभाव में आर्थिक समानता और आर्थिक समानता के अभाव में राजनैतिक स्वाधीनता या स्वतंत्रता एक भ्रम बनकर रह जाएगी। अनेक वर्षों का अनुभव यह सिद्ध करता है कि भारतीय संसद सर्वतोन्मुखी विकास और राष्ट्र पुनर्निर्माण की उत्थानकारी सेवा में समर्पित है। भारत जैसे लोकतंत्रात्मक समाज में सामाजिक क्रांति का सूत्रपात संसदीय कानूनों द्वारा ही शांतिपूर्ण शैली से संभव है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि भारतीय संसद संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से कानूनों का निरंतर निर्माण करती आ रही है, जिसने हमारे राष्ट्र के लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उद्भव एवं विकास संभव है। यदि संविधान के प्रथम संशोधन से अब तक के 101वें संशोधन के इतिहास का विश्लेषण किया जाए तो हमारी संसद में संविधान के व्यापक और आवश्यक संशोधनों द्वारा उसे सामाजिक और आर्थिक न्याय के समाजवादी चार्टर का अनूठा प्रलेख बना दिया। संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15 में परिवर्तित करते हुए सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की उन्नति के लिए राज्य को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 के बाद 31 क और ख जोड़े गए हैं। 31 क तथा 31 ख के अनुसार जो बच्चों पहले जमींदारी प्रथा होती थी उसको हटाने के लिए, उसके उन्मूलन के लिए यह परिवर्तन किए गए। 31 क और 31 ख।
चतुर्थ संशोधन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि लोक कल्याण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार संपत्ति ग्रहण कर सकेगी, जो क्षतिपूर्ति की दर विधि द्वारा निश्चित की जाएगी, उसके संबंध में कोई न्यायालय अपना मत प्रकट नहीं कर सकेगा। अष्टम संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ा दी गई। 17वें संशोधन द्वारा भूमि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन हेतु पहल की गई और रैयतवारी जैसी शोषण मुक्त व्यवस्था पर प्रहार किया गया। 23वें संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण की अवधि अगले 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई। 24वें संशोधन द्वारा संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्तियों को सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों की परिधि से बाहर कर दिया। अब न्यायालय संसद द्वारा निर्मित प्रगतिशील कानूनों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। संविधान के 25वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाजवादी समाज की स्थापना के उद्देश्य से सीमित करने का प्रयास किया गया। 26वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नरेश के प्रिवीपर्स के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। 28वां संशोधन नागरिक सेवकों के विशेष अधिकारों को समाप्त करता है। 34वें संशोधन द्वारा भूमि सुधार कानूनों को संविधान में नवम अनुसूची में स्थान दिया गया। 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार की तुलना में वरीयता प्रदान की गई। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार केवल कानूनी अधिकार बनकर रह गया। संपत्ति के संबंध में वर्तमान स्थिति यह है कि सरकार जन कल्याण के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए भूमि का अधिग्रहण तो कर सकती है, परंतु उसके लिए उसको बाजार मूल्य के आधार पर धन की व्यवस्था करनी होगी। अब कोई भी नागरिक संपत्ति के संबंध में शासन के द्वारा निर्मित कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता। 49वें और 91वें संशोधन द्वारा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की जनजातियों के विकास के मार्ग को प्रशस्त किया। 52वीं संवैधानिक संशोधन 52 राजनीतिक दल बदल पर रोक लगाने की व्यवस्था की गई और 65वें संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने के लिए प्रावधान किया गया। तो अब तक जितने भी संशोधन किए गए, इन अनेक संवैधानिक संशोधनों के द्वारा विशेषाधिकार प्रथा प्राप्त वर्गों का अंत कर दिया गया। जितने भी विशेषाधिकार प्राप्त थे, चाहे अनुसूचित, चाहे ये भूमि सुधार कानून हो, चाहे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो, या जो संपत्ति का अधिकार हो, जितने भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे उनका अंत कर दिया गया और सामाजिक न्याय पर आधारित समतावादी समाज की स्थापना का प्रयास किया गया। सामंतवाद एवं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। पिछड़े हुए वर्गों के विकास के लिए विशिष्ट प्रावधानों की व्यवस्था की गई, परंतु संविधान संशोधन में महान सृजनात्मक शक्ति नहीं थी। इसमें एक राष्ट्र की शक्ति, प्रगति और समृद्धि की योजना निर्धारित की गई। इसमें कल्याणकारी समाज और न्यायमुक्त सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की परिकल्पना की गई है। अतः यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि संविधान सामाजिक परिवर्तन का उपकरण है तथा सामाजिक प्रगति एवं कल्याण का दर्पण है। संविधान के संशोधन के द्वारा ही सामाजिक क्रांति को बल मिलता है। क्रांति के द्वारा सामाजिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन हुए, समाज में सामाजिक और राजनैतिक समानता की स्थापना हुई। शोषण मुक्त समाज की स्थापना करने में संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और संसद ने समय समय पर संविधान में संशोधन करके समाज के पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं की स्थिति में बहुत अधिक सुधार किया है। प्रगतिशील कानूनों के निर्माण में संविधान संशोधन की महत्वपूर्ण भूमिका संविधान को
जीवंत जीवंत दस्तावेज बनाने में न्यायपालिका की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संविधान की किसी व्यवस्था के विरुद्ध बनाए जाने वाले कानून को सर्वोच्च अदालत असंवैधानिक घोषित कर सकती है। संविधान की व्याख्याकार भी न्यायपालिका होती है। यदि संविधान की कोई व्यवस्था स्पष्ट न हो तो उसका स्पष्टीकरण भारत की सर्वोच्च अदालत द्वारा किया जाता है। न्यायपालिका ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए अनेक नए संवैधानिक व्यवस्थाओं को जन्म दिया है, जो भारतीय संवैधानिक विकास के लिए बहुत सहायक सिद्ध हुए। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मौलिक ढांचे का सिद्धांत दिया है और सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संशोधन शक्ति पर यह रोक लगा दी कि संसद संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मौलिक ढांचे के विरुद्ध हो या संविधान की किसी मौलिक विशेषता की अवज्ञा करती हो। सर्वोच्च अदालत ने भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। सर्वोच्च संविधान ने अनेक मुकदमों में भारतीय लोगों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा पर कई नए संवैधानिक स्पष्टीकरण भी दिए, जैसे जजों की नियुक्ति संबंधी मंडल प्रणाली, ये सर्वोच्च अदालत की ही देन। तो बच्चों, संक्षेप में क्या है कि न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या करने, संविधान का विस्तार करने और संविधान को जीवंत दस्तावेज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम जानेंगे कि भारतीय संविधान को जीवन दस्तावेज बनाने में राजनीतिज्ञों की परिपक्वता की क्या देन। किसी भी देश का कुशल संचालन तभी संभव हो सकता है जब उस देश के राजनीतिज्ञों में परिपक्वता हो। अपरिपक्व राजनीतिज्ञ शासन के कुशल संचालन में रुकावट सिद्ध होते हैं। इसी तरह संविधान में संशोधन करने के लिए भी राजनीतिज्ञों में परिपक्वता की आवश्यकता है। गैर जिम्मेवार और अनुभवहीन राजनीतिज्ञ संविधान को एक राजनीतिक खिलौना बनाने का प्रयत्न करते हैं, पर ऐसा नकारात्मक कार्य परिपक्व राजनीतिज्ञों द्वारा नहीं किया जाता। संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत और विशेष विधि की व्यवस्था इसी कारण की जाती है ताकि प्रस्तावित संशोधन संबंधी पूर्ण तौर पर विचार विमर्श हो सके। कई बार संशोधन राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं, पर परिपक्व राजनीतिज्ञ ऐसा नहीं होने देते। सन 1950 से वर्तमान समय तक भारतीय संसद में अनेक राजनीतिज्ञों ने अपनी परिपक्वता का परिचय दिया है। उन्होंने कई ऐसे संवैधानिक संशोधन के विरुद्ध रोष, दुख प्रकट किया है जो भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज के मार्ग में रुकावट बन सकते हैं। उन नेताओं की सूची जो काफी लंबी है, जिन्होंने अपनी परिपक्वता द्वारा भारतीय संविधान के जीवंत दस्तावेज होने के गर्व पर कलंक नहीं लगने दिया। संविधान की कानूनी रक्षक न्यायपालिका होती है, पर वास्तव में रक्षक राजनीतिज्ञों की परिपक्वता को माना जाता है। राजनीतिज्ञों की परिपक्वता के फलस्वरूप ही भारत में लोकतंत्र निरंतर बना हुआ। भारतीय संविधान में इतने ज्यादा संशोधन क्यों हुए हैं? अब तक भारत में बच्चों 101 संशोधन हो चुके हैं। भारतीय संविधान में इतने अधिक संशोधन होने के मुख्य कारण, पहला, भारत सन 1947 में विदेशी गुलामी से स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय भारत को सांप्रदायिक दंगों से उत्पन्न हुई समस्याओं का सामना करना पड़ा था और भी अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि समस्याएं भारत को विरासत में भी मिली थीं। और 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू किया, जो 2 वर्ष 11 महीने 18 महीने में बनकर तैयार हुआ। प्रारंभ में भारतीय संविधान में कई ऐसे संशोधन करने पड़े जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन से विरासत में मिली समस्याओं को हल करना था। दूसरा, स्वतंत्रता के समय भारत में बहुत सी देशी रियासतें थीं। उन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए और भारतीय संघ का भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने के लिए कुछ संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता पड़ी थी। तीसरा, भारतीय संघ का भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने के फलस्वरूप नए राज्यों की स्थापना के लिए अनेक मांगें उत्पन्न हुई थी। समय समय पर उन मांगों को पूरा करने के लिए नए राज्य स्थापित किए गए। इसके लिए भारतीय संविधान में अनेक संशोधन करने पड़े।
चौथा, भारतीय संविधान में नई भारतीय भाषाओं को शामिल करने के लिए भी संशोधन करने पड़े। पांचवा, कुछ संशोधन राजनीति से प्रेरित माने गए। सबसे बड़ा संवैधानिक संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासन के दौरान संकटकालीन स्थिति में किया गया। ये वह 42वां संशोधन था और यह संशोधन कई पक्षों में शासन दल की राजनीति से प्रेरित था। जब 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी का दल हार गया, श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उस सरकार ने 42वें संशोधन में कई व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए 43वां और 44वां संशोधन पास किया। 44वां संशोधन भी काफी लंबा था और इसको भी उस समय के शासन दल की राजनीति से प्रेरित माना जाता। लास्ट, अधिक संशोधन समय की मांगों के अनुसार ही हुए हैं। चूंकि भारत एक विशाल देश है और ऐसे देश में नई मांगों का उत्पन्न होना अनिवार्य है, उन मांगों के अनुसार संविधान में संशोधन में परिवर्तन किए गए। भारत एक विकासशील देश है और निरंतर अपना बहुपक्षीय विकास कर रहा है, इसलिए भविष्य में और अधिक संविधान संशोधन होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो वास्तव में बच्चों, संशोधन इसलिए किए गए ताकि संविधान को जीवंत बनाया जा सके और संविधान को वर्तमान समय के अनुरूप बनाया जा सके, समय के साथ उसका विकास किया जा सके, समय के साथ देश आगे बढ़ता जाए और संविधान पीछे रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय संविधान में इतने ज़्यादा संशोधन क्यों हुए? और दूसरा, 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, संविधान का राजनीतिक दर्शन। ये लास्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों। मेरे पीछे बैठता है ना, मेरे पीछे बैठता है।